तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट जो वीडियो होंगे 3, जिसमें हम बात करेंगे इसके अप्रैल 2023 के क्वेश्चन बैंक्स की। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, करंट अफेयर की बात करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अभी तक हमने कहाँ से कहाँ तक कवर किया है, ये हमारा जब हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये अप्रैल 2023 से लेके मई 2022 तक के हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पास रेडी रहेंगे। अगर यहाँ पे करंट अफेयर से अगर 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं डायरेक्टली या फिर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप मान के चलो इसका अगर 90% जो होगा वो कहाँ से होगा, इन्हीं क्वेश्चनों में से होगा। टॉपिक कहाँ से होंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से होंगे। यार कट ऑफ हमारे पास 100 प्लस है, 100 प्लस पाने के लिए हमको ये जो 30 या फिर 50 करंट अफेयर आने हैं उनमें हमको कम से कम 25 या फिर 45 करेक्ट करने ही होंगे। 3-4 तो छोड़ने ही पड़ेंगे जो कि किसी को नहीं पता होंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इट इज एन आर्टिकल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम। ठीक है, ये असम से बिलोंग करता है। इट इज जनरली वाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ with primarily a red border on 3 sides and red woven motif on the 4th side. Cotton yarn is the most common material for making weaving. This is a special, there are special occasion ones made from part silk. यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे गमोशा की बात की जा रही है। गमोशा का इमेज देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये है असमीज गमोसा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, इसमें रेड मोटिफ होते हैं, रेड बॉर्डर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज गमोसा, जिसको आप गमछा भी बोल सकते हैं, बट ये गमोसा बोलते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, विच द फॉलोइंग आर एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। ठीक है ना, इनमें से कौन कौन से क्या है हमको बताने, क्या है एग्जम्पशंस बताने हैं। किसके, एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट और कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल। Information which could cause a breach of privilege of parliament or state legislature. Information received in confidence from foreign government. Okay, तो इनमें से किसको एग्जाम्पशन दिया गया है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपसे कोई, आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगा और वो लोग इन्फॉर्मेशन चाहे तो ना दें, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन है, राइट आपके पास है कि इन्फॉर्मेशन आपके पता हो, बट है ना कुछ जगह पे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, जैसे कि जिस चीज़ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जाएगा, है ना, वो कौन कौन से एग्जाम्पशन है। इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको पब्लिश नहीं कर सकता कोर्ट, उसको आप नहीं बता सकते, उसको आपको बताया नहीं जा सकता। इन्फॉर्मेशन विच कुड कॉज अ ब्रीच इन द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को क्या करे, ब्रीच करे, उसको भी हम लोग नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट जो हमको इन्फॉर्मेशन देती है, उसको हम पूछेगा कोई हमसे उसके बारे में बताओ, तो हम उसको बता नहीं सकते। These are exemptions, but information available to the person in his fiduciary relationship with all circumstances. The person जो है ना, पर्सन के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको तो दे सकते हैं हम लोग, जो मैक्सिमम लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। With respect to ancient monument and archaeological sites and remains act, हमको बात किसी करनी है एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की बात करनी है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है यार। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ओके, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स मीन्स एनी स्ट्रक्चर, इरेक्शन और मॉन्यूमेंट और एनी ट्यूमुलस और प्लेस ऑफ इंटरमेंट or any cave, rock, sculpture, inscription or monolith which is of historical, archaeological or artistic interest and which have been in existence for not less than 500 years. के सही है? No, it is not 500 year, it is 100 year. That is 100 year. This is incorrect. सब कुछ सही है, बाकी आखिर का जो 100 ईयर वाला ये गलत है।
500 बोल रहा है, वो गलत है। व्हाट इज, इसका जो लिमिट है वो है 200 ईयर्स। करंटली कंस्ट्रक्शन अप टू 100 मीटर अराउंड प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही है ना। जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है उसके अराउंड 100 मीटर में हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, है ना। क्वेश्चन का लेवल हमको, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। हमको बताना है आइलैंड्स और डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, ठीक है। डाकोडो आइलैंड्स, डाकोडो आइलैंड्स जो है वो किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है। डाकोडो आइलैंड्स चाइना एंड साउथ कोरिया बोल रहा है। चाइना और साउथ कोरिया के बीच में ये डाकोडो आइलैंड्स के बीच में डिस्प्यूट है क्या, नहीं, ये है जापान और साउथ कोरिया के बीच में। ओके, फॉकलैंड्स आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड यूएसए और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूट है क्या, बिल्कुल सही है। कुरिल आइलैंड रशिया और जापान के बीच में है क्या, बिल्कुल सही है। सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड जो है वो चाइना और जापान के बीच में है क्या, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच यहाँ पे 3 पेयर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जो हम ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है, जो यूपीएससी 2008 में आ चुका है भाई प्रीलिम्स में, ठीक है। हमसे पूछा है इनमें से किसको इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, देखो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर जो है वो किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। इट इज फंडामेंटल राइट नंबर 23, आर्टिकल 23 है ये। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड फॉर अदर ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 47 में बात किया आता है प्रिवेंशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात किया जाता है आर्टिकल 47, दैट इज डीपीएसपी का पार्ट है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिनो एसोसिएटेड वायरस 2, AAV2 की बात करनी है हमको, एडिनो एसोसिएटेड वायरस 2 की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड डिपेंडो पार्वो वायरस। एडिनो एसोसिएटेड वायरस 2 क्या है, एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडो पार्वो वायरस बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही है। विच इन्फेक्ट बोथ ह्यूमन एंड सम प्राइमेट। सेकेंड है AAV2 in order to infect the host required another virus to also be infecting the host at the same time बिल्कुल सही है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन को इन्फेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, को इन्फेक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ कोई और एक वायरस उसके साथ ही अगर उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा तो जो AAV2 है वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव टूल्स, हमको बात किसकी करनी है, क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ओके, हमको बात किसकी करनी है, क्वांटिटेटिव टूल्स की। इजी हमसे पूछा गया है। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब डायरेक्टली जो कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करें, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डायरेक्टली क्या करते हैं, मनी सप्लाई कम करते हैं, तो ये होगा। कैश रिजर्व रेशियो नहीं होगा, बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो जो है वो इनडायरेक्टली, ओके, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ना वो इनडायरेक्टली क्या करता है, ऐसे लोग सोचेंगे, बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो कैश रिजर्व रेशियो वो भी क्या करता है, मनी सप्लाई कम करता है, ठीक है ना, मनी सप्लाई कम करता है। बट राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, दिस आर क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, दिस आर व्हाट, दिस आर क्वालिटेटिव टूल्स और सेलेक्टिव टूल्स, ठीक है ना। ठीक है, क्वांटिटी मतलब ये क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ मनी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। हमारे पास क्वांटिटी टूल्स में कौन आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है ना। अपने पास SLR आता है, CRR आता है, बैंक रेट आता है, ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट,
मॉरल सुएजन, ठीक है ना, दिस आर व्हाट, दिस आर क्वालिटेटिव टूल, दिस आर क्वालिटेटिव टूल, ये डायरेक्टली हमारे पास मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। हमसे क्या पूछा गया है, हम कुछ को नेशनल पार्क दिए हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनको यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट के साथ हमको मैच करना है। ओके, सो जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है क्या, बिल्कुल सही है, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है क्या, नो, इट इज इन केरला, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन केरला। इडुक्की कहाँ पे है भाई, केरला के अंदर है, ठीक है। कोलुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर, नो, इट इज इन आंध्र प्रदेश। कोलुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन आंध्र प्रदेश। मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है भाई, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, सो हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली वन पेयर, दैट इज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन एल नीनो एंड ला नीना इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको एल नीनो और ला नीना के डिफरेंस के बारे में बताना है। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है भाई, हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट है एल नीनो इवेंट आर एसोसिएटेड विथ वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। सपोज ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना, ये पैसिफिक हो गया, ये अपने पास साउथ अमेरिका हो गया है ना। ईस्टर्न कौन सा, ये ईस्टर्न हो जाएगा है ना। अगर ईस्टर्न यहाँ पे वार्म हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वार्म हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, बारिश ज़्यादा होगी। पेरू में जनरली बारिश होती है कि नहीं होती, जनरली बारिश कहाँ पे होती है, इधर होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एल नीनो कंडीशन है क्या, बिल्कुल सही है ना। एल नीनो मीन्स लेसर देन एवरेज रेनफॉल फॉर इंडिया एंड ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून। नो, ला नीना का इफेक्ट होता है, ला नीना में ज़्यादा बारिश होती है। तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। तो 9 का क्या हो जाएगा, A1 ओनली। 10 नंबर है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुब ए आज़ादी। सुब ए आज़ादी पोएम किसने लिखा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2008 में आ चुका है ये। सुब ए आज़ादी, सुब ए आज़ादी किसने लिखा था, सुब ए आज़ादी। सुब ए आज़ादी लिखने वाले आदमी कौन थे, सहीर लुधियानी। सहीर लुधियानी ने क्या लिखा था, ऐसा लगेगा लोगों को, सहीर लुधियानी ने क्या लिखा था, ऐसा लगेगा लोगों को कि सुब ए आज़ादी लिखा था, बट इट इज़ इनकरेक्ट यार। फैज़ अहमद फ़ाइज़, फैज़ अहमद फैज़ ने क्या लिखा था, फैज़ अहमद फैज़ ने 1947 में लिखा था सुब ए आज़ादी। 1947 में फैज़ अहमद फैज़ ने क्या लिखा था, है ना, सुब ए आज़ादी, है ना। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था फैज़ अहमद आज़ादी ने, सुब ए आज़ादी के अंदर पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज की, बात किसकी करनी है, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज की। हमसे क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। दी आर ओ टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिमूविंग दी हार्डनेस ऑफ वाटर। आर ओ क्या हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है अपने को, बिल्कुल सही है। जो आर ओ है ना, इसीलिए जो पानी पीते हैं उसमें कैल्शियम और मिनरल कैल्शियम जो होते हैं ना, उसको ये इफेक्टिवली रिमूव कर देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। द यूवी टेक्नोलॉजी हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया and virus but does not eliminate them like RO टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है, यूवी जो है उसको किल करता है, यूवी किल करता है, RO कैन नॉट एलिमिनेट, ठीक है ना। RO क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है फिर एलिमिनेट करता है, बट यूवी उसको किल करता है, सही है। UF टेक्नोलॉजी डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन while UV and RO टेक्नोलॉजीज नीड दैट, है ना। UF जो है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बट UV और RO में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। हमसे ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की। किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ईजी।
दे कैन बी इशूड ओनली बाई ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक इशू कर सकते हैं? नो, इसको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता है, ठीक है ना। एनी पोलिटिकल पार्टी कैन रिसीव फंडिंग फ्रॉम दिस बॉन्ड, बिल्कुल गलत है भाई। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, वही क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। Any citizen of India can buy this bond and donate them to political party of their choice, बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा गया है? ट्रू पूछा गया है, ट्रू हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हर साल रहता है भाई, हर महीने की दूसरी तारीख में आता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बात करनी है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है। हमसे पूछा क्या गया है? नॉट ट्रू पूछा गया है। इट हेल्प इन एंटिसिपेटिंग द चेंज इन द इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। फॉर इंडिया इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कैलकुलेट करता है क्या? बिल्कुल सही है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी सही है। इट इज परसेप्शनल एनालिसिस ओनली अंडरटेकन फॉर प्राइवेट सेक्टर, क्या सिर्फ इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए किया जाता है? ये सही है, ठीक है। बट इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। इसको कौन निकालता है? IHS मार्केट, है ना। इसको कौन निकालता है? IHS मार्केट मंथली निकालता है। कौन निकालता है इसको? IHS मार्केट निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं निकालता। जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसको IHS मार्केट निकालता है, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो 20 इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। पहले वैसे सॉल्व करेंगे जहाँ जैसे लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और फिर अटकते हैं जहाँ पे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करना क्या है, गलती क्या कर रहे हैं भाई, गलती क्या कर रहे हैं, ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइस मेमोरी प्रोजेक्ट। हमको बात करनी है आइस मेमोरी प्रोजेक्ट की। हमसे पूछा क्या गया है? ट्रू पूछा गया है ना। आइस मेमोरी प्रोजेक्ट के बारे में ट्रू पूछा गया है। इट इज एन इनिशिएटिव टू सेव सैंपल ऑफ एंशिएंट आइस फॉर एनालिसिस बिफोर इट गेट मेल्टेड अवे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो एंशिएंट सैंपल है आइस के अंदर, उसको क्या करने की बात करता है? सेव करने की बात करता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या हो रहे हैं? आइस मेल्ट हो रहे हैं और ये सैंपल्स हमारे पास से चले जाएंगे, इसीलिए उसको बचाने की बात कर रहे हैं, आइस मेमोरी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। हमको बात करनी है गोल्डीलॉक जोन की, ये न्यूज़ में देखने को मिले, है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है 2020 में। इट लिमिट्स द हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, रीजन इनसाइड द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, सर्च ऑफ द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस, सर्च ऑफ मटेरियल कंटेनिंग प्रीशियस मेटल। देखो ये तो नहीं होगा, है ना। इट द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो रीजन इनसाइड द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस, है ना। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस इज व्हाट वी कॉल गोल्डीलॉक जोन, है ना। गोल्डीलॉक जोन क्या होते हैं? हैबिटेबल जोन होते हैं। रीजन इनसाइड द अर्थ, नो इट इज नॉट रीजन इनसाइड द अर्थ एंड इज नॉट अबव द सरफेस, ठीक है ना। सर्च ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट इज व्हाट वी कॉल गोल्डीलॉक जोन, ठीक है ना। इसका आयरिस एक हमारे पास एग्जाम्पल है, नो आयरिस नहीं है। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके, जैसे इंडिया लाइज ऑन गोल्डीलॉक जोन, उसी प्रकार से हम और भी गोल्डीलॉक जोन के बारे में खोज रहे हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PPAC। हमको बात करनी है किसकी? हमको बात करनी है PPAC मतलब क्या है? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट। इट इज़ अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या जो PPAC है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है? हाँ बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फर्स्ट इज इनकरेक्ट।
इट प्रोवाइड डाटा ऑन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर इन इंडिया, बिल्कुल सही है, हमको हाइड्रोकार्बन सेक्टर में डाटा बताता है। थर्ड है इट इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड सब्सिडी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, किसके इम्प्लीमेंटेशन की? हाइड्रोकार्बन बेस्ड सब्सिडी स्कीम की, हाइड्रोकार्बन बेस्ड सब्सिडी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। दिस इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पासेस एंड लोकेशन आर करेक्टली मैच। हमको बात किसी करनी है पासेस और उनके लोकेशंस की बात करनी है, पासेस एंड लोकेशंस की बात करनी है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ये हमको बताना है, ठीक है। सो लेवल कैसा है भाई क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है, ठीक है। नाथुला पास, नाथुला पास कहाँ पे है? नाथुला पास कहाँ पे है? नाथुला पास है सिक्किम के अंदर, बिल्कुल सही है। नाथुला पास जो है वो सिक्किम के अंदर, याद रखना भाई, देखो सबसे जानते NS नॉर्थ साउथ होता है ना, उसी प्रकार नाथुला इज इन सिक्किम। सो फर्स्ट इज करेक्ट। बारालाचापा, बारालाचाला, बारालाचाला पास कहाँ पे है? बारालाचाला पास जो है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। बारालाचाला पास इज इन हिमाचल प्रदेश, बारालाचाला पास इज इन हिमाचल प्रदेश, बारालाचाला पास इज इन हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक पास कहाँ पे है? लिपू लेक पास है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। ट्राई जंक्शन पे है, किसके ट्राई जंक्शन पे है? नेपाल, इंडिया और लद्दाख, नहीं, नेपाल, इंडिया और चाइना, यस, ये है लिपू लेक पास उत्तराखंड के अंदर ट्राई जंक्शन में है। पाल घाट पास कहाँ पे है? पाल घाट इज इन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये अलग करता है पाल घाट या फिर पालाकड पास जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर है, बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड पालाकड इन केरला, ठीक है ना। पाल घाट पास जो है वो कहाँ पे है? पाल घाट पास है ना, वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर है ना, वेस्टर्न घाट्स के अंदर है। और ये क्या करता है भाई, ठीक है, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु और पालाकाड जो कि केरला के अंदर है। पालाकाड कहाँ पे है? केरला के अंदर, ठीक है, याद रखना ये कहाँ पे? केरला के अंदर है, उनको कनेक्ट करता है, ओके। पालाकाड इन केरला कनेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। सो 2 पेयर, ओनली 2 पेयर था करेक्ट। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? B। 18 है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है इजी। Heat waves are declared when the temperature of any place goes beyond 40 डिग्री सेल्सियस। जब किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी एरिया का जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। नो, हीट वेव का 2 क्राइटेरिया है, एक प्लेन्स के अंदर है ना और एक माउंट हिली रीजन में, ठीक है ना। अगर प्लेन्स के ऊपर किसी भी जगह का टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट वेव्स। और हिली रीजन में अगर यहाँ पे किसी भी जगह टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो हम इसका बोलते हैं हीट वेव्स, ठीक है। तो हीट वेव का क्राइटेरिया हर जगह अलग अलग है ना, नॉट इन एनी प्लेस, ओके। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द IMD दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD जो है इज जनरल एजेंसी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव एंड कोल्ड वेव, बिल्कुल सही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है RLV लैक्स दैट हैज बीन इन न्यूज लेटली, ठीक है ना। हमको RLV लैक्स की बात करनी है जो कि न्यूज में था। RLV लैक्स क्या है भाई, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। RLV लैक्स किसी भी जैसे क्वेश्चन पूछे ना RLV लैक्स क्या है तो उसका आप एक बार फुल फॉर्म समझ लो। RLV का फुल फॉर्म क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं ना तो हमेशा देखो मैक्सिमम चीज़ कोशिश करना कि आप चीज़ों का फुल फॉर्म तो कम से कम याद रख लो, बिकॉज यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगी तो पूछेगी शॉर्ट फॉर्म और बोलेगी इट इज रिलेटेड टू, ठीक है। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। सो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ओके। सो मतलब इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल, इट इज अ टाइप ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट हैज बीन यूज्ड फॉर गगनयान मिशन, बिल्कुल सही है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में आ चुका है ये। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था, क्या?
हैं, थोड़ा 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 सा सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई, है ना। इट इज क्रिएटेड अंडर दी क्रुएल्टी, है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960, है ना। इसको बनाया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड को। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? बिकॉज, है ना, ये नियम के थ्रू बनाया गया, एक लॉ के थ्रू बनाया गया था। लॉ कौन सा था? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, जो कि 1960 में पास हुआ था। इस एक्ट के अंदर इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड को 1962 में बनाया गया था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। जो नेशनल, बिकॉज इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज इसको बनाया गया था, है ना, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना, इसीलिए क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल से। जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसा बोलने से क्या होता है, माइंड का फ्रेश रहता है। यूपीएससी में प्रिपरेशन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, तो थोड़ा मजा क्वेश्चन सॉल्व करते भी आप कुछ ऐसा किया करो जिससे आपको मजा आए, है ना। याद रखना कि प्रिपरेशन में मजे के साथ करने से हर चीज़ मजा आता है ना। एग्जाम जैसा नहीं, एक रेस जैसे चलना चाहिए अपने को। हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें आएगी, खुशियाँ आएगी, खुशियों के साथ चलते रहे तो रेस आसानी से हो जाएगा, पता नहीं चलता यार, है ना। एक प्रेशर के रूप में नहीं, एकदम एग्जाम, एक गेम है यार, एक गेम है यार। ओके, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 21 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क वी, है ना, RISC-V। मैं फिर से बोला था, इसका फुल फॉर्म जान लो। फुल फॉर्म क्या है भाई? RISC-V। इट इज यार फुल फॉर्म छोड़ो, इट इज अ ओपन सोर्स, इट इज अ ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल। इट इज व्हाट? इट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल, है ना। ये क्या है? RISC-V क्या है? ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल है, मतलब कोई भी इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल विच इज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना। क्वेश्चन 22 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। हमको बात करनी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की, ओके। इट कम्स अंडर द UN इकोसॉक। क्या UN इकोसॉक के अंदर आता है? बिल्कुल सही है ना। स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो इकोसॉक के अंदर आता है। इकोसॉक का मतलब क्या है भाई, है ना? इकोसॉक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बिल्कुल सही है। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द इनहैबिटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इसमें 24 कंट्रीज हैं यार, याद रखना 24 कंट्रीज हैं इसके अंदर, फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, दिस इज करेक्ट। एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस इज 4 ईयर, बिल्कुल सही है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसका टर्म जो होता है वो 4 साल का होता है। हमसे क्या पूछा है? ट्रू पूछा है। ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल द 3 स्टेटमेंट। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओके ओके। नाउ 22 के बाद 23 देखते हैं अपने पास। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द लीगल एड इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है? लीगल एड इन इंडिया की बात करनी है। लेवल कैसा है? मॉडरेट है। हमसे पूछा क्या गया है? ट्रू। इट हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन, बिल्कुल सही है। जो लीगल एड है वो फंडामेंटल राइट है भाई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, है ना। It is supported by Article 21, है ना। Legal right is supported by, it is supported by, याद रखता हूँ इसको, supported by Article 21 and Article 39A। 39A जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। 39 टॉक्स अबाउट व्हाट? प्रोवाइडिंग इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39 टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। The NALSA is a statutory body with the main aim to provide legal aid and assistance to disadvantaged and marginalized community, बिल्कुल सही है ना। नालसा को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू बनाया गया था। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू इसको बनाया गया था। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। The Consortium of Law School of India has established legal aid clinic across the country with the aid of various NGOs and SCOs. No, it is the district legal service, है ना, authority shall establish, not the Consortium of Law School,
ना। जो कंसोर्टियम ऑफ लॉ स्कूल है उसके पास ये जिम्मेदारी नहीं है। एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको क्या करना है, जिसको लीगल एड क्लिनिक बनाना है, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है भाई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है, डालसा की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या बनाए, है ना, लीगल एड क्लिनिक बनाए, है ना, विद एड ऑफ वेरियस एनजीओस एंड एससीओस। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट, 1 और 2। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 24 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेबर दी पर्शियन गल्फ। ठीक है, हमसे ये बताना है पर्शियन गल्फ के नेबर में कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है ना, नेबर ऑफ पर्शियन गल्फ। ठीक है, हम लेवल कैसा है, मॉडरेट है ना, पर्शियन गल्फ की बात करनी है ना। नेबर ऑफ व्हाट, नेबर ऑफ पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ का मैप देख लें क्या, बिल्कुल देखते हैं। तो ये पर्शियन गल्फ हो गया। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ हो गया। पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री है, पहला है कुवैत, दूसरा है इराक, तीसरा है ईरान, है ना, चौथा है हमारे पास कतर, पांचवा है बहरीन, ठीक है, चौथा है ओमान, पांचवा है यूएई, छठवा है क्वातर, सातवां है बहरीन, आठवां है सऊदी अरेबिया। तो 8 कंट्रीज है हमारे पास। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओमान है क्या, देखो हमको पर्शियन गल्फ पूछा है ना, तो ओमान नहीं है, बिकॉज ये तो गल्फ ऑफ ओमान में चल गया, हमको पर्शियन गल्फ की बात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास पर्शियन गल्फ में कितनी कंट्रीज है, 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है, 7, ये यूएई हो गया, है ना, क्वातर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और बहरीन हो गया। 7 हमारे पास कंट्रीज हैं, किसके अंदर, हमारे पास पर्शियन गल्फ के अंदर। ठीक है, और याद रखना कि ये स्टेट ऑफ फॉर्मूज हो गया, है ना, ये पर्शियन गल्फ हो गया, सॉरी गल्फ ऑफ ओमान हो गया, स्टेट ऑफ फॉर्मूज हो गया, है ना। स्टेट ऑफ अकाबा कहाँ पे है, जो रेड सी और इधर रेड सी के इधर से। ओके, एंड ये गल्फ ऑफ बहरीन हो गया। ठीक है, सो हमारे पास ये बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लिए, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो क्या टर्की था, नहीं था भाई, बहरीन था, क्वातर था, इराक था, यूएई था, लेबनान था, नहीं था। तो यहाँ पे कितने कंट्रीज थे भाई उसके पार्ट, पर्शियन गल्फ कितने कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज थे हमारे पास, 1 2 3 4 कंट्रीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी। ओके, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयोनोस्फीयर। ठीक है, हमको बात किसकी करनी है, आयोनोस्फीयर की। अर्थ एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, इसका नाम है आयोनोस्फीयर, विच फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। आयोनोस्फीयर क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है रेडियो कम्युनिकेशन को। ठीक है, लेवल क्या है इसका, इजी। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू अर्थ। क्या ओजोन का प्रेजेंस रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन करता है, बिल्कुल गलत है भाई, है ना। आयोनोस्फीयर में, है ना, इट इज द स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। आयोनोस्फीयर जो ओजोन लेयर है ना, वो कहाँ पाया था, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया था। आयोनोस्फीयर में कहाँ से ओजोन लेयर पा गया, जो इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है भाई, आयन से उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। द रेडियो वेव हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, बिल्कुल सही है ना। रेडियो वेव के पास जो होते हैं ना, वो लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं, बट हमसे पूछा है कि ये रिफ्लेक्ट क्यों कर देता है, क्या वहाँ पे लॉन्ग वेव है उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, हाँ, ये लॉन्ग वेव है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयन्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, करेक्ट क्या जाएगा, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। काहे, काहे, वाई वाई वाई, क्यों 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 ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। चलो स्फीयर तो प्रेजेंट, ओजोन तो है ही नहीं वहाँ पे, तो कहाँ से होगा, है ना। आयोनोस्फीयर की बात करें, लॉन्ग वेव की वजह से नहीं हो रहा है, वहाँ पे आयन से उसकी वजह से हो रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। हमको बात किसकी करनी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करनी है। In May 2015, the RBI Act was amended to provide a legislative mandate to the central bank to operate the country's monetary policy framework. बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा लोगों को, है ना। बट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी वो 2015 में नहीं 2016 में बने गए थे। डेट इंपॉर्टेंट इसीलिए हमसे ये पूछा जाता है ना। 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया, है ना, जिससे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, को स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क दे दिया गया 2016, नॉट 2015। द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, नो, ऐसा लगेगा, बट इट इज बाइंडिंग। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन होगा ना, ये बाइंडिंग होगा, है ना, इट इज बाइंडिंग, याद रखना।
सेक्शन 457ZB ऑफ द एक्ट सेज द एमपीसी शैल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। नो भाई, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ओके, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली देखो, तो इसमें लिखा है 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हमको बात इसकी करनी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, एफसीआरए की बात करनी है। हमसे पूछा गया है लेवल क्या है क्वेश्चन का भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्ट प्रोहिबिट द रिसीप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, journalists or newspaper and media broadcast companies, judges and government servants, member of legislative and political parties or their office bearer and organization of a political nature। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जनरली एनजीओस के लिए है। किसके लिए है? एनजीओस के लिए। वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एनजीओ इज कैंसल्ड, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर 5 ईयर। क्या ये सही है? नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज it is not eligible for re-registration for 3 years and not for 5 year। अगर एक एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन, है ना, फॉर 3 साल। 3 साल के बाद वो कर सकता है। सो दिस इज नॉट 5 years, इट्स 3 year। सेकेंड इज इनकरेक्ट। The applicant should be, or the applicant should not all, okay, the applicant should also not have been prosecuted for a convicted of क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन और डिसहार्मोनी। बिल्कुल सही है। एंड एफसीआरए से जो पैसा मिल रहा है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग टेंशन, कम्युनल टेंशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आर इंक्लूडेड इन द टूरिज्म मिनिस्ट्री सप्तमोक्षापुरी। ठीक है ना, टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक स्कीम है अपने पास, क्या नाम है इसका? सप्तमोक्षापुरी इनिशिएटिव। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? क्या हमसे पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर अयोध्या इंक्लूडेड है? क्या इसके अंदर अयोध्या इंक्लूडेड है? बिल्कुल सही है। मथुरा है, यस। माया है, दैट इज हरिद्वार है, यस। काशी है, यस। कांची, अवंतिका दैट इज उज्जैन है, यस। पुरी है, यस। केदारनाथ है क्या इसके अंदर? केदारनाथ नहीं है भाई, इसके अंदर केदारनाथ नहीं है। ओके, 7 हो गए ना। तो 7वां कौन सा है? 7वां है द्वारिका। इसको द्वारवती कहते हैं, द्वारावती कहते हैं, द्वारिका। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बी। ओके, now question number 29 है, which of the following is not a criteria to be recognized as a national party in India। नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी इसको लोग भूल जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन करने से ही याद रहेगा भाई, है ना। तो ये बार बार क्वेश्चन करने से ही याद रहेगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट। देखो नेशनल पार्टी किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी पार्टी जो कि 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइज है उसको क्या बोल देंगे? नेशनल पार्टी। सही है। If a candidate have secured at least 6% of the valid vote in at least 4 state, है ना, 6% वैलिड वोट अगर कोई आदमी पा लेता है, ठीक है ना, इन दी लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, है ना, 6% वोट पा रहा है और 6% स्टेट 4 स्टेट्स में है, 4 स्टेट में 6% पे लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। और असेंबली इलेक्शन मतलब 6% 4 इलेक्शन में पा गया वो, ठीक है, असेंबली इलेक्शन। एंड द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन दी लास्ट लोकसभा पोल। और लास्ट बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा में उसमें कितने MPs हैं? कम से कम 4 MPs तो हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे। बिल्कुल सही है। इफ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। बिल्कुल सही है। अगर ये 3 स्टेट से, है ना, 2% टोटल सीट्स का लोकसभा चुनाव का अगर 3 स्टेट से ये पा लेता है, एटलीस्ट 2% of the total seats in the Lok Sabha from at least 3 states. Yes, 2% of the total vote of Lok Sabha from 3 states. तो उसको क्या बोल देंगे? नेशनल पार्टी बोल देंगे। If it secured 8% of the total valid votes polled in country at general election to the Lok Sabha,
ये जो है ये इनकरेक्ट है, ये जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई 8% वाला, 6% वाला है ना, बट वो हमने कवर कर लिया है। टोटल वोट्स वाला ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पार्टी, इलेक्शन पार्टी। अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक पार्टी को याद रखो यार, दूसरे उसको अपोजिट कर देना। देखो बहुत सारे चीज़ें याद रखनी लिस्ट में, इसीलिए एक पार्टी का याद रखो। नेशनल पार्टी आसान है, नेशनल पार्टी ज़्यादा चांसेस है पूछने के, तो नेशनल पार्टी का स्टार्ट याद रख लो, है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी को रिसेंटली नेशनल पार्टी का उपाधि मिली है, तो नेशनल पार्टी का याद रख लो। अगर वो अपोजिट आया तो स्टेट पार्टी कर देना, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 या फिर मोर स्टेट में अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोलेंगे। इफ द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 6%, अगर 6% उसने वोट ले लिया है ना, टोटल वैलिड वोट की 6% ले लिया है, कम से कम 4 स्टेट्स में, ठीक है ना, कौन से चुनाव में, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, एंड इसके साथ द पार्टी हैज एटलीस्ट 4 MP, पिछले चुनाव में 4 MP थे इसके, ओके, ये हो गया। या फिर एटलीस्ट 2% टोटल सीट्स, है ना, टोटल सीट के 2%, टोटल वोट के 6%, टोटल सीट के 2%, टोटल सीट के 2%, टोटल सीट के 2%, टोटल वोट के 6%, है ना, लोकसभा में लिए हैं 3 स्टेट से, ओके। तो एक टोटल सीट्स वाला क्राइटेरिया है, एक टोटल वोट्स वाला क्राइटेरिया है, एक रिकॉग्नाइजेशन वाला क्राइटेरिया। तो याद रखने का तरीका क्या है, एक वोट वाला क्राइटेरिया, एक सीट वाला क्राइटेरिया और एक रिकॉग्नाइज्ड वाला क्राइटेरिया। वोट वाले में हमारे पास कितना है, 6% टोटल वैलिड वोट, सीट वाले में हमारे पास 2% है ना, सीट रिकॉग्नाइज्ड में 4 या फिर मोर स्टेट्स। ये याद रखने का तरीका है स्टेट पार्टी, सॉरी स्टेट नहीं, नेशनल, ये शॉर्ट में याद रखना है। नाउ 29 को 30 है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको करेक्ट पूछा है, किसके बारे में पूछा है भाई, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है ना। क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, ठीक है। द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट एन इंडिविजुअल होल्डिंग, गलत है भाई। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, बिल्कुल सही है ना। और ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे इसमें सीलिंग था बोथ एज वेल एज इंडिविजुअल और फैमिली होल्डिंग, दोनों पे सीलिंग था, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस। हमको बात किसकी करनी है, एग्जांपल्स की बात करनी है, सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस, सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस की बात करनी है। न्यूज़ में था यार ये। एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग इमेज फ्रॉम MRI, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे एग्जामिनेशन, ओके, दिस आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस। क्या ये सही है भाई, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्या CT स्कैन एक सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस है, हाँ ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज नॉट। CT स्कैन इज नॉट अ सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस। कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर फॉर इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, बिल्कुल सही है। इंसुलिन पंप इज नॉट अ सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस, दिस आर नॉट सॉफ्टवेयर ना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे A1 और 3। क्वेश्चन में 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। विलेज, यूनिक हेरिटेज ऑफ विलेज, ठीक है, विलेज की बात करनी है और वहाँ पे यूनिक क्या है ये हमको बताना है। राइनी विलेज में क्या हुआ था भाई, राइनी विलेज जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था। राइनी विलेज जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। क्या हुआ था, 1973 में यहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था। मोढेरा, फर्स्ट सोलर पावर विलेज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। मोढेरा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। मोढेरा है गुजरात में और ये पहला स्टेट है ना, जहाँ पे इट इज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया, ठीक है। एंड मोढेरा और फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ द मोढेरा सन टेम्पल, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो फेमस बिकॉज ऑफ द मोढेरा सन टेम्पल। किसने बनाया था इसको, किंग भीमा ने बनाया था, है ना। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, चालुक्यास, ठीक है ना। कौन सी नदी के बगल में है ये, पुष्पवती नदी के बगल में है। तो इसके लिए पूछा जा सकता है इसके बारे में। ये 1126-27 बनाया गया था, ठीक है। दिस इज करेक्ट। सुक्ति विलेज, सुक्ति विलेज क्या है, एशियाज ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क, बिल्कुल सही है। सुक्ति विलेज जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुक्ति विलेज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पे एशियाज का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क बनाया गया है,
है ना। यहाँ पे हमको फॉसिल्स मिले हैं अपर या फिर मिडिल प्री हिस्ट्रिक वर्टिब्रेट के फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे। शिवालिक रेंज में है ये, सुख्ती विलेज हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना। विदुरश्वतार वथर, विदुरश्वथर लिंक टू दी महाभारत। विदुरश्वथर जो है वो महाभारत के साथ लिंक्ड है क्या? बिल्कुल सही है। ये देखो ये विदुरश्वथर न्यूज में ये महाभारत से कैसे लिंक है ना। इसका विदुरश्वथर का नाम होता है बिग अवस्था, है ना। बिग अश्वत्था, अश्वत्था मतलब क्या होता है? फिग। एक यहाँ पे पवित्र फिग ट्री है ना, जो कि माना जाता है कि महाभारत के समय, है ना। अब ये देखो जो विश्वरश्वथार है वो कहाँ पे है? ये कर्नाटका के अंदर है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर है ना। ये फिग ट्री है, उसको माना जाता है कि उस समय विधुरा नाम के एक हमारे पास उनके जो अपने कोर्ट में थे, उन्होंने इसको लगाया था। किसके कोर्ट में थे? धृतराष्ट्र के, राजा धृतराष्ट्र के कोर्ट में थे, उन्होंने इसको लगाया था। ओके, न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट क्या है भाई? 132 में करेक्ट क्या है? करेक्ट हो जाएगा सब आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल दी 4 पेयर्स। ओके, 33 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मिशन अरिकोम्बान। अरिकोम्बान की बात करनी है हमको। किसकी बात करनी है? मिशन अरिकोम्बान। इसके लिए हमको बताना है कि मिशन अरिकोम्बान क्या है भाई। मिशन अरिकोम्बान क्या है ना। एक केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ह्यूमन हैबिटेशन, है ना, जो वो फेस कर रहे हैं ह्यूमन हैबिटेशन को वाइल्ड एलिफेंट से, है ना। इट इज एन ऑपरेशन टू कैप्चर व्हाट? ये ऑपरेशन है जिसे कैप्चर करने की बात की जा रही है वाइल्ड टस्कर। वाइल्ड टस्कर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एलिफेंट के बारे में, है ना। बहुत सारे ऐसे एलिफेंट हैं जो कि बहुत वाइल्ड हैं, है ना, लोगों को मार दे रहे हैं, है ना। अरिकोम्बान एक हमारे पास जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक मिशन अरिकोम्बान है, ठीक है ना। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे इडुक्की डैम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मिशन अरिकोम्बान केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, बचाने के लिए नहीं, कैप्चर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रेस्पेक्ट टू बायोगैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? बायोगैस की। हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। ओके, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द बायोलॉजिकल वेस्ट इनटू यूजफुल गैस। बिल्कुल सही है यार। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज एनारोबिक इन नेचर। बिल्कुल सही, याद रखना, ये एनारोबिक होता है। उसे तो याद रखना, गोबर गैस जो होता है उसको हम ढक के रखते हैं भाई, ढक के रखते हैं, बिकॉज इट इज एनारोबिक। कैटल डग हैज बीन recognized as a chief raw material for biogas plant. Other material like night soil, poultry litter and agriculture waste can also be used. बिल्कुल सही है, लेकिन मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं? काउ डग, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे नियरेस्ट कौन सा स्ट्रीट है? कौन सा स्ट्रीट है भाई? हाँ, बेरिंग स्ट्रीट, याद रखना। कौन सा स्ट्रीट? बेरिंग स्ट्रीट। कौन सा स्ट्रीट? नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द बेरिंग स्ट्रीट। कौन सा स्ट्रीट? बेरिंग स्ट्रीट। बेरिंग 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 बेरिंग। ओके, बेरिंग स्ट्रीट किससे अलग करता है? अलास्का को अलग करता है किससे? यूएसए से। ओके ओके, मैप देखेंगे, इसका भी देख लेते हैं भाई, मैप देख लेते हैं। ये अपने पास बेरिंग स्ट्रीट, ये अपने पास बेरिंग स्ट्रीट, ये बेरिंग सी है, ये बेरिंग स्ट्रीट है, और इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से पास हो रहा है। ओके, है ना। ये एल्यूशन आइलैंड्स हो गए, ये कामचटका पेनिनसुला हो गया, ये सी ऑफ ओकोस्टक हो गया, ठीक है। ये चुकिची सी हो गया, ये गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट।
दी नेशनल टाइगर सेंसस इज कनेक्टेड वंस एवरी 4 ईयर। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होते हैं क्या? टाइगर सेंसस हर 4 साल में होते हैं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है भाई, यस बिल्कुल सही है। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है और एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता है। ओके तो ई जो है वो 5वां लेटर है, इसलिए हर 5 साल में एलिफेंट सेंसस होते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन एसोसिएशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। के सही है? नो, इसको जो है NTCA करता है, इन एसोसिएटेड विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट of India. So this is incorrect. The focus of the International Big Cat Alliance will be on the conservation of world's 7 major big cat. बिल्कुल सही है। 7 मेजर में बिग कैट में कौन आता है? लायन, टाइगर, चीता, जगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड पुमास। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। आंसर क्या जाएगा? C। क्वेश्चन 37 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। हमको बात किसकी करनी है? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल डील असाइन टू एंड वायलेंस एंड ब्रिंग पीस इन नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है ना, गुड फ्राइडे डील जो है वो बात करता है पीस की, है ना। गुड फ्राइडे डील की बात करता है पीस की। पीस किसमें? नॉर्थ आयरलैंड में। इसको और क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को और भी क्या कहते हैं? बेलफास्ट एग्रीमेंट। बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, 30 ईयर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे नॉर्थ आयरलैंड में, इसको खत्म किया गया। 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। लेवल है डिफिकल्ट। आर्टिकल की बात करनी है और इसमें सेल्फ प्रोविजन कौन से स्टेट के बारे में दिया गया है। इसकी ट्रिक याद रखना भाई। इसकी ट्रिक जो है वो बताता हूँ आपको। ट्रिक है जाइंट नाग। ठीक है, जाइंट नाग अटैक्ड मैन। जाइंट नाग अटैक्ड मैन। एक नाग था, नाग सांप होता है जो कि मैन को काट दिया। सो जाइंट नाग अटैक्ड मैन, जिससे क्या हुआ? मैन का एंड मैन, है ना, मैन का क्या हुआ? जिससे एंड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई। सो मैन पल्स गॉट हाई, उससे उसका पल्स बढ़ गया। ठीक है, एक जाइंट नाग था, सांप था, उसने क्या किया? एक आदमी को काट दिया। एक आदमी को काटने से उसका क्या होगा? पल्स बढ़ गया। ठीक है, उसका पल्स बढ़ गया। सो जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी ये है, जाइंट के हमको याद रखना है, जाइंट के G से, नाग के N से, अटैक के A से, ओके, और फिर मैन के M से, एंड के A से, सो से S से, मैन के M से, पल्स के P से, गॉड के G से, H से। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जाइंट। ठीक है ना, जाइंट के G से क्या है? जाइंट के G से क्या है? G से है गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, है ना, इसको ऐसे देखो, पहले याद रखना यहाँ पे, इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, इसके बाद लिखना 371, 371 A लिखना, 371 B लिखना, 371 C लिखना, 371 D लिखना, 371, है ना, D और E एक साथ आएगा क्योंकि 2 बार है, एंड 2 बार है ना, सो D और E आएगा यहाँ पे। उसके बाद 371 F लिखना, फिर 371 G लिखना, फिर 371 H, फिर 371 I, 371 J, ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 371 के G के से क्या है? 371 के G से है हमारे पास ओके, 371 के G से है अपने पास गुजरात।
गुजरात महाराष्ट्र रीजन, गुजरात महाराष्ट्र रीजन। ओके, उसके बाद है एन, एन से है हमारे पास नागालैंड, अपने पास एन से क्या है नागालैंड, एन से क्या है नागालैंड। फिर अटैक के ए पहले आता है ना, ठीक है ना, ए से अटैक के ए से हो जाएगा असम। एम, मैन के देखो एम 2 बार है, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है, तो पहले एम कौन सा एम आएगा, पहले एम मणिपुर का, मणिपुर में एम ए आ रहा है, उसके बाद दूसरा वाला जो एम होगा वो मिजोरम, मणिपुर एम ए लिखना है इसका, एम ए, ठीक है, तो ये मणिपुर। उसके बाद फिर से एक ए आ रहा है, उसका ए से हो जाएगा अपने पास है ना, डी और ई दोनों है ना इसमें, तो ए से हमारे पास आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एस से हो जाएगा सिक्किम, फिर एक और एम से होगा, मैंने बोला था वहां पे मणिपुर आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, जी से हो जाएगा मिजोरम। फिर एक है पी, पी से क्या हो जाएगा अपने पास प्रदेश अरुणाचल, प्रदेश अरुणाचल, प्रदेश अरुणाचल। ओके, उसके बाद जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गोवा। फिर एच से हो जाएगा अपने पास है ना, एच से हो जाएगा हैदराबाद कर्नाटका रीजन, हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ओके, सो ये अपने पास ट्रिक है यार, सो याद रखना है, बहुत जरूरी है ये ट्रिक। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया, ये ट्रिक अपने पास पहले होना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। आर्टिकल 371A किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 371 नागालैंड के साथ डील करता है, कि बिल्कुल सही, यहाँ पे नागालैंड की बात कर रहा है। 371B किसके साथ डील करता है, देखो ये असम के साथ डील करता है भाई, ये असम के साथ डील करता है। 371F है, एफ कहाँ गया, एफ सिक्किम के साथ डील करता है, बिल्कुल सही है। 371J जो है वो कर्नाटका हैदराबाद रीजन से बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्टली मैच पूछा गया है यहाँ पे करेक्टली मैच कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नाउ 39 नंबर का है, विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है पीवीटीजीज की, हमको बात किसकी करनी है, अपने पीवीटीजीज की बात करनी है भाई, किसकी बात करनी है अपने को, पीवीटीजीज की बात करनी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करनी है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। पीवीटीजीज इन इंडिया वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द धेबर कमीशन, पीवीटीजी को पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया, क्या धेबर कमीशन ने इसको आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल सही है। 1973 में धेबर कमीशन ने पीवीटीजी क्या बोला, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला, ठीक है ना, और 2006 के बाद उसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा गया, ठीक है, दिस इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज, नो, ओडिशा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज। और उड़ीसा में कितने हैं भाई, 13 हैं। ओके, टोटल देश में कितने हैं, 75 हैं। बिहोर, लोडास, टोटोस आर पीवीटीजीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या ये वेस्ट बंगाल से हैं, बिल्कुल सी है। लोधा हो गए, बिहोर्स हो गए, टोटो हो गए, ये सब कहाँ के हैं, ये सब पीवीटीजीज हैं वेस्ट बंगाल के। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। ओके, करेक्ट हो जाएगा डी। नाउ तो सॉरी सेकंड इज इनकरेक्ट ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में से ज़्यादा नहीं है, उड़ीसा में है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40 है, हु अमंग द फॉलोइंग गांधी फॉलोअर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन, इनमें से कौन से टीचर थे। प्रीवियस क्वेश्चन 2008 में आ चुका है, देखो पहले कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे ना, लेकिन अब थोड़े से बदल गए हैं, वो तैयारी के बदल गया है ना। सो अब बताना है अपने को टीचर कौन था, प्रोफेशन थी। लेकिन गांधी के फॉलोअर भी थे, जितेंद्र भगवान कृपलानी है ना, जितेंद्र भगवान दास कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी, वो क्या थे, एक टीचर थे, ठीक है ना, स्कूल टीचर, जो कि फ्रीडम फाइटर में हमारे पास पुणे के अंदर टीचर थे, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट, हमको बात किसी करनी है टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। इट इज अ प्रोजेक्ट बाय यूनेस्को टू अंडरस्टैंड द टाइम कीपिंग सीक्रेट ऑफ द एंशिएंट मायानास। देखो भाई, जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये न्यूज़ में आ सकता है, न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड एनपीएल टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न टाइम एक्यूरेसी। हम जो है ना वेस्टर्न टाइम एक्यूरेसी में हम जो फोकस कर रहे हैं उसको हम हटाने की बात कर रहे हैं, है ना। किसने किसने मिल के बात किया इसके बारे में, इसरो और
एनपीएल ने, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अचानक से टूटते हैं कहीं से, तो आपको पता नहीं था, बिकॉज हम ध्यान नहीं देते न्यूज़ पेपर, तो क्वेश्चन में कवर होते हैं सब चीज़ें पढ़ने से कवर नहीं होती, कुछ चीज़ें एमसीक्यूज बनाने से भी कवर होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड। हमको बात करनी है यूएन डेमोक्रेसी फंड की। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर। नो, इसको 2005 में बनाया गया था भाई। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द फंड, बिल्कुल सही है, इंडिया शुरू से इसका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था। आंसर हो जाएगा बी। 43 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। इंडिया हैज 6 नेशनल पार्टीज एज डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इंडिया में 6 नेशनल पार्टी हैं भाई? बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी जुड़ा है ना, इसलिए हमसे पूछा गया है। ओके, कौन कौन है? तो हमारे पास तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सब खत्म हो गया इनका नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एनी पार्टी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट बिकम एलिजिबल टू अ नेशनल पार्टी। ऐसा हमने देखा तो था कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या था ना, मैंने बताया था 3 क्राइटेरिया थे एक सीट के बेसिस में। नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या था? एक सीट, एक वोट, एक सीट और एक स्टेट। वोट में कितना? 6% ऑफ द वैलिड वोट, सीट में कितना? 2% टोटल सीट, स्टेट में कितना? 4 और मोर। बेसिक चीज ऐसी याद रखना यार, ठीक है। नाउ, नेशनल पार्टी गेट लैंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिल्ड इट्स हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही है, ये लैंड मिलता है गवर्नमेंट से नेशनल पार्टी को हेडक्वार्टर बनाने के लिए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एनसो। हमको अल नीनो साउथर्न आइसोलेशन की बात करनी है, एनसो की बात करनी है। एनसो के बारे में हमको क्या बताना है? ट्रू बताना है। अल नीनो ऑलवेज ब्रिंग ड्रॉट लाइक कंडीशन इन इंडिया। क्या अल नीनो से हमेशा बारिश सूखा ही पड़ेगा? है ना, ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो एल नीनो से कम बारिश होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एल नीनो से हमेशा सूखा पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा हमको देखने को मिला है कि जिस साल में ड्रॉट आया है वो साल एल नीनो का साल था, बट ऐसा नहीं है कि एल नीनो का हर साल में हमको ड्रॉट देखने को मिला, ठीक है ना। एल नीनो से हमको लेस मानसून देखने को मिलता है भाई, है ना, नॉट ऑलवेज ड्रॉट। तो एक लाइन में बोल सकता हूँ, ऑल ड्रॉट ईयर is a El Nino year, but all El Nino year is not a drought year. Okay, so first is incorrect. Second, the Indian Meteorological Department uses the Oceanic Nino Index to track the oceanic part of ENSO. क्या ये सही है? No. जो ओशियनिक नीनो इंडेक्स है उसको आईएमडी ने निकालता, उसको नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन निकालता है। कौन निकालता है भाई इसको? इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने निकालता है। इसको कौन निकालता है? नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोले तो नोआ। ओके, सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे ट्रू पूछा तो ट्रू कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा 44 का डी। ओके, नाउ 45 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया 2012 में। रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, इनमें से पूछा क्या गया है हमसे? इन्फ्लुएंस द फैक्टर, है ना, इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ओशियनिक करंट को? हमसे क्या पूछा गया है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओशियनिक करंट। रोटेशन अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। एयर प्रेशर अफेक्ट करता है कि? बिल्कुल करता है। डेंसिटी अफेक्ट करता है कि? यस। रिवॉल्यूशन डज नॉट अफेक्ट। तो 145 का क्या हो जाएगा? बी। 146 सॉरी 145 नहीं 45 था यार। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट महात्मा ज्योतिबा फुले। हमको बात किसकी करनी है? महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट।
महात्मा ज्योतिबा फुले एस्टेब्लिश द फर्स्ट गर्ल इन द स्कूल, सॉरी फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया, बिल्कुल सही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्होंने क्या किया, फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया, एस्टेब्लिश के इंडिया में कब किया था, 1848 में किया था। कहाँ किया था, पुणे में किया था, है ना। दिन बंधु अ वीकली मराठी न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय हिम, नो। दिन बंधु जो न्यूज़पेपर था उसको किसने लिखा था, पांडुरंग बालेकर ने लिखा था, है ना। दिन बंधु जो था उसको किसने लिखा था, पांडुरंग बालेकर। ओके, थर्ड है ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873 टू फोकस ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज किसने बनाया था, ज्योतिबा फुले ने बनाया था, 1873 में बनाया था, बिल्कुल सही है, वुमेन्स और बैकवर्ड कास्ट के लिए। सत्य शोधक का मतलब क्या होता है, ट्रूथ सीकर, जो सिर्फ हमेशा सही का बात करते हैं। ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा, टू स्टेटमेंट्स दैट इज 1 and 3। ओके, ना 47 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। हमको बात सी करनी है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, कि आप समझते क्या हो भाई नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। सो व्हाट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, यार नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क ऑफ यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू इंस्ट्रक्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस रिगार्डिंग क्रेडिट सिस्टम। ओके, यूजीसी फ्रेमवर्क क्या है, ये यहाँ पे फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को बताते हैं क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में। 48 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूस मिशन। हमको बात करनी है जूस मिशन की, किसकी, जूस मिशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, इजी। ओके, क्या ये नासा का मिशन है, नो। जूस मिशन जो है जुपिटर इकरा मून मिशन, जूस जो है एक जुपिटर का आईसी मून है, जूस का मतलब है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस, ठीक है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ठीक है, नॉट नासा। इट एम टू एक्सप्लोर 3 ऑफ द जुपिटर मून टू फाइंड इफ दे हैव द राइट कंडीशन फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है। 3 जुपिटर, ये 3 मून को एक्सप्लोर करता है, कौन कौन से मून को, गैनीमेडी, कैलिस्टो एंड यूरोपा, है ना। जो जाइंट गैस प्लैनेट है किसके, 3 लार्ज बियरिंग मून, लार्ज ओशियन बियरिंग मून, इसमें ओशियन है, ठीक है। गैनीमेडी, कैलिस्टो एंड यूरोपा, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, 20 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है विच आर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज अराउंड ताइवान। हमको बात करने की ताइवान के आसपास कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो मैप देख लेंगे ताइवान का, यस। तो अपने पास ये ताइवान हो गया, ताइवान के इधर ईस्ट में देखें तो फिलीपींस सी है, वेस्ट में से देखें तो साउथ चाइना सी है, और नॉर्थ में देखें तो ईस्ट चाइना सी है। चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, सॉरी नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी, है ना। ये ताइवान स्ट्रीट हो गया, ओके। तो ये हो गया अपने पास फिलीपींस सी, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, 3 चीजें हैं अपने पास, सी अराउंड दी ताइवान। करेक्ट किया जाएगा साउथ चाइना सी, यस। सी ऑफ फोकस तक तो हमने देखा था, रशिया के वाले रीजन में था, है ना। ईस्ट चाइना सी, यस, फिलीपींस सी। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रिप्चर्स इंस्क्रिप्शन इज रानी अशोका। प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, 2012 में आ चुका है रानी अशोका वाला, है ना। 12 में तो नहीं पता, लेकिन 19 में जरूर आया था, 20 में जरूर आया था, ठीक है। रानी अशोका के बारे में कहाँ पे मेंशन है भाई, है ना। अपने पास कंगनहली इंस्क्रिप्शन के अंदर रानी अशोका के बारे में मेंशन है, ये 12 में आया था, बिल्कुल सही है, जिसमें स्टोन पोर्ट्रेट है अशोका का, कंगनहली इंस्क्रिप्शन। ओके, कंगनहली कहाँ पे है भाई, कंगनहली है कर्नाटका के अंदर। कंगनहली कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है ये। है ना। ये कौन से रीजन में है, ये सेनाई रीजन में है, सेनाई रीजन, है ना। पहला इंस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखा है ना, ब्राह्मी लेटर में लिखा है, ब्राह्मी, याद रखना। और नाम के साथ इसका स्कल्पचर भी है, नाम के साथ स्कल्पचर भी है,
नाम के साथ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 to 50 क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है, उसके बाद हम बात देखेंगे पार्ट 2 की।